हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सब कुछ पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया एक्सरसाइज नए जोश के साथ, वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय। ठीक है, और साथ ही आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए। ठीक है, और ध्यान से एकदम मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, और ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाउस की प्रमेय भी और गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एकदम ध्यान से एक एक चीज पहले मन से पढ़िएगा लोग। ठीक है, तो देखो वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय में इसको पढ़ने से पहले कुछ हम लोग इस चैप्टर के से संबंधित रिलेटेड बड़ी छोटी छोटी बातें जानेंगे। ठीक है, तो देखो पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे समतल कोण। हेडिंग लगा लेंगे आप लोग समतल कोण और एक तो लगा लेंगे घन कोण। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे समतल कोण और एक तो पढ़ेंगे घन कोण। ठीक है, अब देखो समतल कोण क्या होता है, ध्यान से देखना इधर। ये चीज थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसको हम अवकलन रूप में बताएंगे, इसको ध्यान समझिएगा लोग। ठीक है, ये हो गया वृत्त और वृत्त के त्रिज्या यहाँ से मान लेते हैं आर है। ये भी अगर खींचेंगे तो बताओ त्रिज्या क्या होगी? आर ही होगी। सेंटर क्या मान लेते हैं? ओ। ठीक है, हमने मान लिया है कि ये वृत्त की परिधि पर इसका विस्थापन, आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे, रेखीय विस्थापन है। ये किससे दर्शाते हैं? यस से। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे? आर से। तो आप लोग सब लोग जान रहे होंगे कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कोण बराबर, बताओ क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो बताओ कोण को हम किसे दर्शाते हैं? थीटा से। किसे दर्शाएंगे? थीटा से दिखाएंगे। त्रिज्या को बता, ये चाप की लंबाई कितना है? यस है, तो चाप की लंबाई को यस से दर्शाएंगे और त्रिज्या को बताओ किसे दर्शाएंगे? आर से दिखाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देने एक बात है कि अब इसका लिखेंगे हम अवकलन रूप। क्या लिखेंगे? अवकलन रूप लिखेंगे। तो अवकलन रूप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि अवकलन रूप क्या होता है बताओ? अवकलन रूप हो जाएगा इसका, अगर अवकलन रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा और ये हो जाएगा डी एस बाई आर। अब ध्यान समझना कि अवकलन और समाकलन उसी का होता है जिसमें परिवर्तन हो। तो बताओ त्रिज्या में परिवर्तन होगा नहीं, हमको क्या दिखाना है? अगर मान लो यहाँ पे कोई कण गति कर रहा होगा तो ए से बी तक जाने में दूरी कितना तय करेगा? यस तय करेगा। अगर पूरा तय करेगा तो बताओ कितना तय करेगा? 2 पाई आर करेगा, क्योंकि वृत्त की परिधि बताओ कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान से हम समझेंगे, जो चेंजिंग होगा जिसमें परिवर्तन हो उसी का हम क्या करते हैं? अवकलन रूप या समाकलन रूप लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर कि ये अगर इसका समाकलन रूप और अवकलन रूप लिख दिए, अब लिखेंगे एक तो आप लोग पढ़े होंगे होल इंटीग्रेशन। अगर ना पढ़े हो तो ध्यान समझिएगा, इसे निश्चित समाकलन होता है, उसी तरह होल इंटीग्रेशन होता है। होल इंटीग्रेशन होगा भैया तो यानी छोटे खंड के लिए होगा, तो छोटा खंड लेते हैं और होल इंटीग्रेशन कराते हैं तो पूरा खंड ले लेते हैं। ठीक है, होल इंटीग्रेशन का मतलब समझिए, यहाँ पे अगर ये वृत्त है, वृत्त पर अगर छोटा सा खंड यहाँ से यहाँ तक अगर यस ले लिए डी यस, अगर इसका होल इंटीग्रेशन करेगा का मतलब क्या होगा समझना? होल इंटीग्रेशन का मतलब एक वृत्त की पूरा परिधि। अवकलन रूप में लिखते हैं छोटा खंड, समाकलन रूप में लिख देंगे पूरे खंड की लंबाई। बताओ पूरे वृत्ताकार की अगर ऐसे कोई चक्कर लगाए तो वृत्त की परिधि पर लगा रहा है, वृत्त की परिधि बताओ कितना होती है? 2 पाई आर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका लिखेंगे समाकलन, होल इंटीग्रेशन निश्चित मतलब संपूर्ण समाकलन। क्या लिखेंगे भैया? संपूर्ण समाकलन। ठीक है, जब संपूर्ण समाकलन करोगे तो ये होगा संपूर्ण समाकलन का चिन्ह। ठीक है, ये क्या होगा? संपूर्ण समाकलन का चिन्ह होगा, बताओ डी थीटा बराबर बताओ कितना होगा? होल इंटीग्रेशन डी एस बाई आर। ठीक है, अब होल इंटीग्रेशन बताओ डी थीटा का बताओ करेंगे तो पूरा कितना एंगल? थीटा आ जाएगा। होल इंटीग्रेशन अगर थीटा का करेंगे डी थीटा, देखो छोटा खंड के लिए था डी एस, तो छोटा एंगल भी तो होगा डी एस, क्योंकि जितना दूरी आप बढ़ाओगे उतना एंगल का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप देखो डी एस का मतलब ये वृत्त की परिधि हम किए हैं छोटे खंड के लिए, लेकिन होल इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे पृष्ठ के लिए होगा। तो पूरा बताओ पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। अब बटे बताओ कितना? आर। बताओ आर से आर कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आएगा? 2 पाई
अब हम आप लोग से पूछेंगे कि हाई देखो यहाँ पे अगर पूछेंगे कि रेखीय विस्थापन में समतल कोण में कितना संपूर्ण समाकलन होता है एंगल के साथ, तो क्या बताएंगे 2 पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो घन कोण का मान, किसका मान, घन कोण को। अब घन कोण क्या होता है थोड़ा समझना लो। एक गोला ले लेते हैं, ध्यान समझना, ये गोला है, ठीक है, देखो गोला है। अब यहाँ के गोले के एक केंद्र ले लेंगे, गोले से ध्यान समझना, गोले से दो त्रिज्यता रेखा खींच लेंगे और गोले पर ये किसी पृष्ठ द्वारा, ये जो निर्माण किए हैं गोले व पृष्ठ द्वारा, ये देखो गोले की त्रिज्या r, ये गोले की त्रिज्या r, और यहाँ बताओ इसका एरिया जो है मान लेते हैं छोटा खंड है ना, देखो पूरा बड़ा होता है, मतलब गोला पूरा बड़ा हुआ, लेकिन उस पे जिसे मान लो कितना है, जिसे मान लो ये मेरा हाथ है, इसको मान लो कुछ देर के लिए गोला आकार है, तो उस पे खाली इतना छोटा सा खंड लिए हुए हैं। आप पूरा लेंगे तो बताओ गोले का कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो बताओ इस छोटे खंड के लिए क्या मान लेंगे हम, ये मतलब पूरा गोला पर इसका छोटा खंड का क्षेत्रफल लिए हैं, उसको क्या मान लेंगे dA। ठीक है, तो बताओ घन कोण बराबर होता है, ध्यान से देखना, घन कोण बराबर होता है, घन कोण बराबर होता है, फार्मूला उन्होंने जान रहे होंगे आज तक, घन कोण का मात्रक ही और कोण का मात्रक ही पढ़े होंगे, रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन आज हम सब कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, और ठीक है, अब देखो घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान समझो, घन कोण हो गया, अब घन कोण को दिखाएंगे ओमेगा से, किससे दर्शाएंगे, ओमेगा से दर्शाएंगे। क्षेत्रफल को बताओ किसे दर्शाना है, छोटे खंड के लिए हैं तो किसे दर्शाएंगे, dA लेंगे, और त्रिज्या का स्क्वायर कराओगे यानी r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, तो बताओ अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं अवकलन रूप लिखे तो बताओ d ओमेगा बराबर dA लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर अवकलन रूप लिखेंगे तो d लिखेंगे, क्योंकि छोटे खंड के लिए छोटा ही घन कोण ना आएगा, छोटे खंड लिए हैं तो छोटा खंड आएगा। ठीक है, छोटा खंड आएगा। अगर इसका होल इंटीग्रेशन रूप लिखे हैं, पूरा होल इंटीग्रेशन कराए तो होल इंटीग्रेशन d ओमेगा बराबर आएगा होल इंटीग्रेशन dA r स्क्वायर। ठीक है, अब समाकलन करते हैं तो जिसका होता है उसी को अंदर छोड़ते हैं और जिसका नहीं होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है कि r स्क्वायर को हमने नहीं निकाला था, बाद में पहले ही से निकाल, मतलब साथ निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे स्लो निकाल लेंगे। अगर इसका कराओगे तो आएगा ओमेगा, और इसका देखो 1/r को बाहर निकाल दो, और dA का कराओगे होल इंटीग्रेशन, तो छोटे खंड के लिए करा रहे थे लेकिन होल इंटीग्रेशन लगा, या तो समझने का प्रयास करो कि इस पूरे गोले के लिए कराओगे। तो बताओ गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 पाई r स्क्वायर। बताओ r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा बराबर कितना बचेगा, 4 पाई। ठीक है, ये आएगा घन कोण का मान किससे, होल इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब घन कोण की हम परिभाषा बता दे रहे हैं, ध्यान से देखना, देखो घन कोण की हम परिभाषा ही बोल दे रहे हैं। ठीक है, घन कोण की परिभाषा बोल दे रहे हैं, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को ही घन कोण कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनना लो, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, देखो ये गोला है ना, गोले के किसी पृष्ठ द्वारा है, तो किसी गोले के आप लोग साथ साथ लिख देंगे। ठीक है, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को ही घन कोण कहते हैं। ठीक है, अब इतना आप लोग उतार लें, वीडियो रोककर या इसके साथ ले लें तो आगे हम बढ़ें। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या पढ़ेंगे भैया, क्षेत्रफल सदिश। अब देखो पहले पढ़ते थे कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे अब पढ़ेंगे क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल में दिशा नहीं आती थी, पर यहाँ पे क्षेत्रफल में हम दिशा ले आएंगे। ठीक है, किसी पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे मान लो ये पृष्ठ हो गया, तो अगर यहाँ पे क्षेत्रफल इसका निकलेगा ना, क्षेत्रफल होगा तो इसका ये एरिया हो गया, ये भाग वाली इसकी क्या है, एरिया है। ठीक है, तो अब एरिया हो गया, मान लो जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, तो बताओ इसका ये भाग पूरा क्षेत्रफल हो गया। अब इस क्षेत्रफल में अच्छा जिसमें दिशा आ जाती है वही क्या कहलाता है, सदिश राशि। तो अब तक दिशा नहीं थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे गाउस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय में इसकी दिशा भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताओ इस हाथ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पृष्ठ ये वाला है,
तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, किधर होगी, तुम्हारे मुंह की तरफ जा रही है, इस तरह होगी, ठीक है। इसकी दिशा किस साइड होगी, इस साइड होगी। अगर इसी हाथ को अगर इस तरह हम कर दे तो इस तल की यानी इस पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा किधर रहेगी, ऊपर की ओर रहेगी, ऊपर की ओर। तो बताओ इस पूरे पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा बताओ किधर है, तुम्हारे मुंह की तरफ है। ध्यान से समझो, तुम्हारे मुंह की तरफ है ना, तो इसमें भी दिशा आता है। देखो ये कुछ होता नहीं है, पर यहाँ पे इसका मान ये सिर्फ दिशा बताने के लिए ही आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वेक्टर ए का परिमाण बताओ ए होता है, वेक्टर ए का परिमाण ए होता है, लेकिन अगर इसके साथ अगर यन कैप लगा दें, जैसे यहाँ पे ध्यान समझना 11 पढ़े हो गए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा में ना, मतलब वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, ठीक है। तो उसी तरह वेक्टर ए का परिमाण ए और उसके साथ यन कैप लगा देते हैं। ये यन का मतलब कुछ होता जाता नहीं है, पर इसके साथ अगर यन कैप लगा देंगे तो इसकी शोभा बढ़ जाती है, मतलब ये सुंदर सा दिखने लगता है। सुंदर सा दिखने का मतलब कि ये क्रीम पाउडर नहीं लगा देता है, इसके साथ अगर यन कैप लग जाता है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देखो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उन सब का कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन उन सब के साथ रहने से अपनी अहमियत बनी रहती है, ठीक है, मतलब अपना वैल्यू बना रहता है। पर ऐसा थोड़ा नहीं कोई गरीब दोस्त है तो उसका साथ छोड़ दो, ऐसा कोई बात नहीं होता है। गरीब दोस्त को कभी नहीं छोड़ा जाता, ध्यान समझो इधर। तो यन कैप का मतलब कुछ नहीं होता है, यन कैप सिर्फ लगा दिया जाता है तो ये दिशा का निर्धारण करता है, ठीक है। ये बताओ किसका निर्धारण करता है, दिशा का। तो बताओ क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो, क्षेत्रफल सदिश एक ऐसी राशि है जिस जो दिशा का क्या करती है, निर्धारण करती है, और परिमाण बताती है भी और दिशा का निर्धारण करती है, ठीक है। ये दिशा का क्या करती है, निर्धारण करती है, इसमें कुछ नहीं है। पर ये हमारा इस हेडिंग का मतलब पढ़ाने का मतलब यही था कि क्षेत्रफल में दिशा ले आना, यानी किसी का भी अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो उसमें हम दिशा जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और उसकी दिशा किधर होती है, क्षेत्र के उसी पृष्ठ के क्षेत्र के लंबवत। मतलब क्या लिखोगे, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे ये पृष्ठ हो गया तो इस पृष्ठ से अगर इधर भी लिया होगे तो इस पृष्ठ से लंबवत हुआ कि ना होगा। जैसे ये मेरा हाथ समझो, तो ये मेरा हाथ हो गया, अगर यहाँ पे ये मेरा हाथ का पृष्ठ है तो इसकी दिशा होती है किधर की ओर, लंबवत, मतलब इसके लंबवत है कि ना। जैसे यहाँ पे देख लो, ये हाथ है ऐसे है, समतल है, तो इसकी दिशा किधर है, ऊपर की ओर है। तो ये क्षेत्रफल सदिश क्या बताता है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है जो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा बताता है, और ये क्षेत्रफल की दिशा उस पृष्ठ से लंबवत की ओर होता है, यानी लंबवत होता है। दिशा किधर रहेगा, लंबवत होता है, ठीक है। अब ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला आइडिया देखना, ठीक है। तो आप अगला आइडिया पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स एकदम ध्यान से पढ़ना लोग, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स देखो इधर, यहाँ पे समझना, अगर कोई धन आवेश है तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। क्या गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः निकलती है ना। आप लोग पढ़ाए फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को पढ़ाए कि धन आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः निकलकर धन आवेश से अनंत तक जाती है, त्रिज्यता निकलकर अनंत तक जाती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं मान लो गुजर रही हैं, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई पृष्ठ ला दें, जैसे यहाँ पर एक तो मान लो कि प्लस आवेश है, इस पे बंद पृष्ठ कर दें, इसको क्या कर दें, बंद पृष्ठ कर दें। तो ध्यान से समझना इधर, ऐसे समझो, प्लस आवेश है, अगर इसको हम बंद पृष्ठ कर दिए मतलब बंद कर दिए, ठीक है। और ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये इसका परिभाषा नहीं बनेगा, ठीक है।
अब ध्यान समझोगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? अब देखो, वैद्युत फ्लक्स होता है कि जब आवेश रखा हो तो आवेश से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। तो अगर इन्हें हम बंद पृष्ठ में कर दें तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेगी, इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो परिभाषा हम बोल रहे हैं, साथ ही आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलोगे आप लोग भी? साथ ही बोल लो एक बार कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब इस पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इधर गुजरेंगी, उधर गुजरेंगी, जहां मन की तहां जाएंगी, इन सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को जोड़ लोगे तो वही वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो बताओ वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बोलोगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है, भैया ध्यान से समझना, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है EA, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच गुणनफल जो गुणा करते हैं वही मान आता है वैद्युत फ्लक्स का। तो बताओ, अगर इसका सदिश रूप लिखे हैं तो वेक्टर E वेक्टर A लिख सकते हैं ना, वेक्टर E वेक्टर A, मतलब वेक्टर रूप में लिखे तो। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर मान लो कि ये प्लेट है, ये प्लेट है और यहाँ पे कोई धन आवेश रखा है, यहाँ पे कोई धन आवेश रखा है, तो इस प्लेट से, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्लेट को हम ऐसे सीधा नहीं रख पाएंगे तो इसको ऐसे ही दिखाएंगे। अब इस प्लेट, देखो ये मेरा हाथ है इस प्लेट पे, अब इसके अगर नीचे कोई आवेश रख दें तो इस क्षेत्रफल से, यहाँ पे देख रहे हो ना, इस प्लेट के क्षेत्रफल से, यानी इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। यानी ध्यान से समझना, अगर वैद्युत फ्लक्स, इधर देखो, वैद्युत बल रेखाएं जितनी भी गुजरेंगी, इन सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? बताओ, इन सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी उधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर ध्यान से देखो, समझो, हम जानते हैं कि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर भागती है, तो बताओ ये धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर भागेगी, ना कि इसी की ओर आएगी। और ये जो प्लेट रखे हैं, ये जो प्लेट रखे हैं, इसकी क्षेत्रफल की दिशा किधर है? ऊपर की ओर है, तो यानी एरिया वेक्टर भी किधर की ओर है? ऊपर की ओर है। बताओ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बना कोण कितना आएगा? 0 आएगा ना, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में है भैया तो एंगल बनकर नहीं करेगा, नहीं बनेगा तो क्या लेंगे? 0 लेंगे। बताओ, फाई बराबर क्या होगा? EA cos थीटा। अब ये cos थीटा क्यों आता है, कैसे आता है, हम अभी बता देंगे। ठीक है, तो बताओ, फाई बराबर EA, अब बताओ यहाँ पे कितना रखेंगे? cos 0 अंश, और cos 0 अंश की वैल्यू बताओ क्या होती है? 1, तो 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो कि वैद्युत बल रेखाएं लंबवत ना गुजरकर, मान लो भैया कि वैद्युत बल रेखाएं लंबवत नहीं गुजरकर किसी एंगल पे निकल रही हूं, जैसे ये मान लो प्लेट है और यहाँ पे आवेश, धन आवेश रखा है, तो बताओ अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ऐसे गुजर रही है, ऐसे जा रही है, देखो कभी कभी सीधा कोई काम नहीं होता है तो तिरछे भागने का प्रयास करेगी। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर हो जाएगी? उधर की ओर हो जाएगी, उधर हो जाएगी ना, दूर भागेगा ना, धन आवेश से कहाँ भागेगा? दूर भागेगा। तो एक बात समझो इधर, अभी इस प्लेट का एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, और वैद्युत बल रेखाएं किधर गुजर रही हैं? इधर की ओर है। बताओ, इसकी लंबवत रेखा एरिया वेक्टर इधर है, तो बताओ अगर इसके बीच हम अगर मान लेंगे थीटा एंगल पे, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं? निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के बीच बने एंगल यानी कितना है? थीटा है। तो आई बताओ ध्यान से, फार्मूला क्या होता है? cos थीटा में होता है ना, आधार बट्टे कण। तो जब आधार बट्टे कण आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया है, तो ये बताओ हाइपोटेनस अगर यहाँ पे अगर इसे खींचे,
ध्यान समझना। तो ये बताओ हो गया क्या आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया बताओ क्या कण। तो बताओ आधार बट्टे कोण किस में आता है, अब तुम ही बताओ आधार बट्टे कोण किस में आता है, कास में आता है। इसीलिए इस फार्मूले में हम क्या लेते हैं, कास लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ कितना हो जाएगा, ये कास थीटा, इसलिए यहाँ पे हम कास थीटा लेते हैं। जब एंगल पे देखो, ये पहला पॉइंट कर लेना, मान लो ये दूसरा पॉइंट कर लेना, ये पहला कर लेना और ये तीसरा कर लेना। जब एंगल में गुजरेंगी तो उसकी वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, फाई बराबर ये कास थीटा। ठीक है, एक बार हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा फिर से बोलने जा रहे हैं, ध्यान से इसको लिखकर ये पूरा आप लोग छाप छुप लेंगे। ठीक है, देखो वैद्युत बल फ्लक्स की रेखा, ध्यान समझो इधर, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बोलोगे, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ नहीं केवल राजेश मान साहब के नंबर बात कर लीजिए, हम चले आएंगे, आए थे मम्मी के नंबर बात कर लीजिए। तो उन्हीं के नंबर पर बात कर लीजिए, लिए हैं। हाँ, तो उनका नंबर नहीं है, ना। ठीक है, नोट पॉइंट में भैया लिख लेना लो पाइना नंबर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देखो एंगल पे ही निर्भर करेगा, किस बात पे निर्भर करेगा, एंगल पे ही निर्भर करेगा कि इसका मान कब न्यूनतम होगा और कब मिनिमम होगा। यानी कास थीटा में तुम बताओ सबसे अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, और सबसे न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 जब रहेगा तो न्यूनतम होगा, और 1 रहेगा तो बताओ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, होगा ना, अधिकतम होगा। तो बताओ कास 0 अंश की वैल्यू, यानी यहाँ पे वैल्यू फ्लक्स फाई बराबर ये कास बताओ कितना थीटा। अगर वैद्युत फ्लक्स का मान पूरा पूरा परपेंडिकुलर हो, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो बताओ इसका मान यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स बताओ और एरिया फील्ड के बीच बना एंगल कितना होना चाहिए, अगर 0 यानी ई भी उधर हो और ए भी उधर हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर, ये कास कितना अंश रखेंगे, 0, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। हम बताएंगे कि दोनों की दिशा एक ही है। देखो ध्यान से, एक इधर, दोनों अगर इसी की दिशा में रहेगा तो एरिया फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बना कोण 0 होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर एरिया फील्ड उधर हो जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जा रहा है, एरिया उधर हो जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो जा रहा है, विपरीत दिशा में होता है, तब बनता है 180 अंश का। ठीक है ना, अब इतना ध्यान देना, दोनों की दिशा एक तो 0 अंश का, दोनों की दिशा विपरीत तो 180 अंश का। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, तो फाई बराबर ये होगा कि ना होगा, क्योंकि कास 0 अंश की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1 होती है। अगर मान लो ये क्या निकलेगा, मैक्सिमम यानी अधिकतम वैद्युत फ्लक्स, अधिकतम वैद्युत फ्लक्स। अब मिनिमम वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी न्यूनतम, न्यूनतम फ्लक्स का मान फाई बराबर बताओ क्या होगा, ये फाई बराबर ये कास थीटा। अब बताओ मिनिमम कब होगा भैया, कास में 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0, और जब 0 होगा तभी क्या आएगा, ये न्यूनतम आएगा, यानी सबसे कम आएगा।
तो यानी यहाँ पे थीटा बराबर कितना लोगे 0। बताओ फाई मिनिमम बताओ कितना आएगा ये कास बताओ कितना 90। अब बताओ फाई मिनिमम कितना हो जाएगा कास 90 की वैल्यू 0 तो गुणा कराओगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि फाई बिलोंग्स टू EA से कहां तक 0 तक, यानी इसका मान वैद्युत फ्लक्स का मान सिर्फ EA से 0 के बीच में ही रहेगा। यानी वैद्युत फ्लक्स का मान एक पॉइंट और ही लिख लेना लो, एकदम निचोड़ वाली बात बता रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, याद रख रहना लो, वो विकल्प में क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, कि वैद्युत फ्लक्स का मान निम्न से है धनात्मक ऋणात्मक और इनमें से कोई नहीं फलान ढेकान को भी आए, ठीक है। तो बताओ वैद्युत फ्लक्स का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना, इतना छाप लें। तो उसके बाद आज हम पढ़ा दे रहे हैं गाउस की प्रमेय, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब आगे हेडिंग लगा लेना लो गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय, गाउस की परिमेय, ठीक है। अब गाउस की प्रमेय होता है कितना ध्यान से देखना, गाउस की प्रमेय यही तो है वैद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना किसके आवेश के, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को गाउस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहीं समझना है यहाँ पे, जैसे ये धन आवेश हो गया, अब धन आवेश हो गया तो ये हो गया बंद पृष्ठ। और गाउस की नियम में एक बात ध्यान देना लो, गाउस का नियम यानी गाउस की प्रमेय तभी लागू होगी जब बंद पृष्ठ होगा तब, बिना बंद पृष्ठ किए गाउस की प्रमेय और अनुप्रयोग नियम लागू नहीं होता है। तो कोई भी आवेश लोगे तो उसका क्या बनाओगे बंद पृष्ठ बनाओगे, ठीक है, चाहे कोई भी आकृति में बंद पृष्ठ बना लो। तो जितनी भी इधर ध्यान से देखना, जितनी भी इस एरिया से यानी जो बंद पृष्ठ है जितना भी वैद्युत फ्लक्स का मान होगा इस पृष्ठ से गुजरने वाला सभी वैद्युत फ्लक्स का मान, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो इस बात को हम लिख भी दे रहे हैं, गाउस की प्रमेय में खाली यही बात ध्यान देना है, यही सोचना है कि गाउस की प्रमेय कहती क्या है, ठीक है। तो गाउस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हम बात सिद्ध भी करेंगे, ठीक है, साथ ही लिख रहे हैं, लिख लेना लोग, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही है गाउस की क्या परिमेय। बताओ गाउस की प्रमेय क्या बोलती है, ध्यान समझोगे ना। गाउस की प्रमेय बोलती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का बताओ कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही है गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय को एकदम रट लो, कुछ नहीं है, देख लो यहाँ पे, यही है गाउस की प्रमेय कि ये वैद्युत फ्लक्स का मान है, ये आवेश है, तो आवेश का कितना गुना है, 1/ε0 गुना है क्या, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। क्लियर है ना। अब देखो इसको हम सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। तो जब सिद्ध करेंगे तो इस फिगर थोड़ा सा उधर कर दे रहे हैं, इसको मिटा भी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ कितना, 1/ε0 गुना कितना Q। ये बात हम अभी सिद्ध करेंगे, इसी बात को सिद्ध होगा गाउस की प्रमेय। तो अगर मान लो एक धन आवेश है,
ये धन आवेश है। इससे r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर एक बंद पृष्ठ बनाया है। कितने दूरी पर बनाया है, r दूरी पर एक बंद पृष्ठ बनाया है। अब थोड़ा सा समझ आना है कि जब बंद पृष्ठ होगा तो हमने माना है कि यहाँ पे एक तो पृष्ठ ले लेते हैं, गोला का भैया पृष्ठ हो गया, ध्यान समझना। इस गोले का क्या लेनी है, पृष्ठ लेनी है। आप भी पढ़ाए हैं, छोटा खंड लेंगे तो डीए लेंगे और बड़ा पूरा खंड लेंगे तो उसका होल इंटीग्रेशन करा देंगे, ठीक है ना। तो बताओ इस पृष्ठ पर, ध्यान समझना, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर किधर रहेगा, उधर की ओर रहेगा। मतलब यहाँ पे समझो कि इस पृष्ठ का, ये जो पृष्ठ लिए हैं इसकी दिशा किधर रहेगी, उधर की ओर रहेगी। अगर यहाँ पे अगर हम पृष्ठ ले लें, इस पृष्ठ पर ले लें तो बताओ इसकी दिशा किधर रहेगी, सदैव इसके लंबवत रहेगी। हम बताएं ना भैया कि जो भी पृष्ठ लोगे उसका क्षेत्रफल सदिश किधर की होता है, उसके सीधे सीधे लंबवत। चाहे तुम अपने थोबड़े का ही ले लो, उस इस पूरा एरिया का दिशा किधर रहेगा, लंबवत की ओर रहेगा। तो अगर यहाँ पे पृष्ठ ले रहे हो तो इसका दिशा किधर रहेगा, इसके सीधे इस पृष्ठ से लंबवत की ओर रहेगा। अब धन आवेश है, ध्यान समझना, धन आवेश है तो धन आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दूर भगती है। कहाँ भगती है, दूर भगती है, ठीक है। एरिया फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए ना, आगे लगे देखो ये चैप्टर करना समझाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पहले जाकर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच बना कोण और कब लंबवत होगा और कब उसी की दिशा में आएगा, ये बात तो हम इसमें भी बता दिए हैं, ठीक है। जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोनों की दिशा क्या होगी, एक ही हो गई। एरिया फील्ड और धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ भागती है, दूर भागती है, और ऋण आवेश रहेगा तो इसी की ओर जाएगी। मतलब ऋण आवेश रहेगा तो इस धर जाएगी और धन आवेश रहेगा तो बाहर की ओर आएगी। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो इधर हम यहाँ पे लिखेंगे धन आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। E बराबर हम लोग सब पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r², क्योंकि इसके बीच की दूरी बताओ कितनी है, r है, और आवेश दिया रहे और उसके बीच की दूरी दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो वैद्युत फ्लक्स बराबर हमने क्या पढ़ा है, फाई बराबर कितना, EA cos थीटा, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पे लिख भी लेना लो, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो यानी कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर EA cos थीटा। अब यहाँ पे गौर से देखना लो कि एरिया फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बना कोण कितना है, 0 होगा ना, क्योंकि दोनों क्या एक ही दिशा में है। तो यहाँ बताओ फाई बराबर क्या होगा, खाली EA, क्योंकि cos कितना रख देंगे 0, तो cos 0 की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, फाई बराबर खाली EA होगा ना। अब जब फाई बराबर ये होगा तो यहाँ पे ध्यान रखना कि छोटा खंड लिए हैं, तो छोटा खंड के लिए इसके लिए क्षेत्रफल बताओ क्या लेंगे, DA, यानी इसका अगर DA लें, यानी यहाँ पे अगर इसका अवकलन रूप लिख दें, कितना लिख दें, अवकलन रूप लिखें, अवकलन रूप में बताओ D फाई बराबर ये क्या हो जाएगा, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ना बदलेगा, बदलने वाला कौन सी चीज है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अभी इतना छोटा लिए हैं, अगर पूरा लेंगे तो बताओ क्या लेंगे, बड़ा हो जाएगा ना, पूरा ये बड़ा हो जाएगा तो ये ना बदलेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, DA। अब बताओ दोनों पक्षों का क्या करा दोगे, होल इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का क्या कराओगे, होल इंटीग्रेशन करा दो। जब होल इंटीग्रेशन कराओगे तो फाई का हो जाएगा होल इंटीग्रेशन फाई, और ई बाहर निकल आएगा, ई देखो क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। जब ई बाहर निकल आएगा बताओ तो DA, देखो D है ना। अब गोले में छोटा सा लिया, इसे गोला बंद पृष्ठ बनाया है, उसका छोटा सा खंड लिया भैया, तो DA था। अब पूरा बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, क्योंकि ये पूरा गोलाकार हो गया ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना, 4πr²। मतलब एरिया का अगर संपूर्ण समाकलन कराओगे तो संपूर्ण समाकलन इस पूरे का ना होगा, तो इस पूरे का बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। गोले का होता है 4πr²। अब ध्यान से देखो इधर फाई बराबर, अगर E का मान उठाकर देखो E बराबर कितना है 1/4πε0 Q/r², अगर यहाँ पर रख दें तो सिद्ध हो गया, अब गाउस की परिमेय सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे देखो 1/4πε0
4 पाई, देखो 4 पाई, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, आई इंटू बताओ कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, बताओ फाई बराबर कितना आया 1/एप्सिलॉन 0 बचा ना, 1/एप्सिलॉन 0। अब गुड़े बताओ क्या बचा हुआ है क्यू, गुड़े क्या बचा हुआ है क्यू, गुड़े क्या बचा हुआ है क्यू, ठीक है। अब फिर से एक बार समझा देना, ध्यान समझना। प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस धन आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। और फिर देखो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान हम लोग जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है ई ए कास थीटा। अब फिगर समझा चुके हैं, एरिया फील्ड इसकी दिशा इधर की ओर है और धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर भागती है, तो दोनों की दिशा एक हो जाएगी, यानी एंगल कितना बनेगा 0। बताओ 0 अंश की वैल्यू होती है काश में 1, तो रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाई बराबर कितना हो जाएगा ई ए, इसका अवकलन रूप लिखेंगे तो डी फाई, और बदलेगा क्या खाली एरिया फील्ड, क्योंकि हमको एरिया ही बस बदलना है इस पूरे का, ठीक है। यानी छोटा खंड नहीं है, अब पूरे खंड से अगर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा ना, अब इतने से तक गुजरेगा नहीं, पूरे खंड से निकलेगा तो पूरा खंड का ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए खाली ए बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा, तो उसी को खाली डी लगाते हैं जिसका अवकलन समाकलन करना हो, यानी जो बदलता हो। बताओ इसका नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं करना, इसको बाहर कर दिए और संपूर्ण समाकलन इलेक्ट्रिक फील्ड का करेंगे तो कितना आएगा, अरे एरिया वेक्टर का 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ ई का मान यहां से उठाकर ई का मान ई की जगह यह रख देंगे, देखो ई की जगह यह रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। अब गुड़े में कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई बराबर कितना बचेगा 1/एप्सिलॉन 0 गुना क्यू। यही है क्या गाउस की प्रमेय, यही गाउस की परिमेय है, यही क्या है गाउस की परिमेय है, ठीक है। तो बताओ अब आया ना कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का, ये देखो आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। बताओ सिद्ध हुआ कि ना हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब फिर देखो इसके बाद आएगा गाउस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा गाउस के नियम का अनुप्रयोग। अब ठीक है, उस गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने से पढ़ेंगे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठीय घनत्व और आयतन आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।